Hello everyone, how are you all? Hope all of you are well. So, today we will start our chapter 5, the fundamental unit of life. I am Shavana, your science teacher. We will start the chapter 5 of our NCERT science book. In our last video, we had studied about what is cell and what is the living organ made up of, which is पेज नंबर 57। और इसके अलावा हमने देखा था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल थ्योरी किसने दी थी और किस तरह से यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसी सेल्स की शेप होती है, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब आज हम पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट पेज नंबर 60, जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 60 पर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने एक बार पढ़ लिया था। हम उसे वापस से रिवाइज करते हैं कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। मीन जो सॉल्वेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन में होता है। अगर इसमें हम कोई भी किशमिश डालते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही सॉल्वेंट जो कि हाई कंसंट्रेशन का है तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और ये स्वेल हो जाएगी। यानी कि जो हाई कंसंट्रेशन है वो लो की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब जितना भी सॉल्वेंट है ये सारा की सारा किशमिश में चला जाएगा और किशमिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। इसी तरह से हमने देखा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो होता है लो कंसंट्रेशन का, लेकिन जो किशमिश थी वो क्या थी, हाई कंसंट्रेशन की थी। अब हम देखते हैं कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो या गैसेस होती है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो किशमिश में जो हाई कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी और सारी किशमिश श्रिंक हो जाएगी। इसी तरह हमने थर्ड देखा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिससे कि इसमें डाली गई किशमिश होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली प्रीमिएबल होती है और सिर्फ कुछ ही ऐसी चीज़ों को एंटर देती है जो कि उन्हें ज़रूरत होती, रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन, इलास्टिकली और फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, उससे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, लिविंग। जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसे टिक मार्क कर लीजिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर ये सबसे बाहर की परत होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। होल्ड द कंटेन ऑफ सेल, और सेल का जितना भी कंटेन है उस सबको, सारे के सारे कंटेन को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, और किसी भी सेल को एक डेफिनेट शेप देती है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली प्रीमिएबल। अब देखिए ये कैसी होती है, सिर्फ कुछ ही मटीरियल्स को अंदर आने देती है, इसीलिए इसे हम सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इनग्लव। अब देखिए इनग्लव क्या होती है, कोई भी फूड पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल है उसे सेल के अंदर लेना है तो ये क्या होता है, इनग्लव बना लेती है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल है इसके अंदर आ जाता है सेल के अंदर, और ये इसको अपने अंदर लेके और इसका जो वेस्ट मटेरियल से बाहर निकाल देती है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सेल होती है जो इनगल्फ कर देती है किसी भी फूड पार्टिकल के लिए। तो इसे हमने पेज नंबर 60 पर पढ़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आप टिक मार्क कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है।
तो और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनग्लव द फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये कोई फूड पार्टिकल्स होता है या फिर कोई भी बाहर का मटीरियल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले सकती है। अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? फर्स्ट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में या तो ये एब्सेंट होती है या फिर होती है तो बहुत कम होती है। तो सेल वॉल होती क्या है? जिस तरह से हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो आउटर मोस्ट होती है, जिसकी जस्ट अंदर की तरफ हम देखते हैं, इसमें सेल वॉल मिलती है हमें। हाँ, सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ देती है। जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, जो भी स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट को, वो सेल वॉल की वजह से ही मिलती है। ये आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल वॉल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। प्लांट सेल के अंदर ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट को इसीलिए स्ट्रेंथ देता है। अब हम देखते हैं किसी भी लिविंग प्लांट सेल के अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो जैसे वाटर का लॉस होता है तो क्या होती है, वो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होती है तो सेल वॉल श्रिंक होती है। इस वाली फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लांट सेल का वाटर लूज करना और कॉन्ट्रैक्ट होना सेल वॉल का, ये प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो प्लीज़ अंडरलाइन करेंगे पेज नंबर 61 पर सेल वॉल 5.2.2 के अंदर लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis. There is shrinkage of contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. ये phenomena plasmolysis कहलाती है। सेल वॉल परमिट द, अब सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं के अंदर होती है, और ये एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस तरह से सेल वॉल हमने देखा जो क्या करती है, प्लांट को स्ट्रेंथ देती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिससे कि वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है। नाउ सेकंड, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस हमारी सेल के अंदर सबसे मिड में एक राउंड शेप में जो क्रोमेटिन मटेरियल रखता है, या फिर हेरिटेंस के लिए जो भी क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उनको रखने वाला होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम पेज नंबर 62 पर आते हैं और पेज नंबर 62 पर पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होता है डबल लेयर्ड होता है, यानी कि इसकी जो कवरिंग होती है डबल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर नहीं होता है। न्यूक्लियस हमेशा 2 लेयर से बाउंड होता है, और इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि साइटोप्लाज्म में से कुछ सब्सटेंस को न्यूक्लियस में आने के लिए ये परमिट करते हैं। इसीलिए ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। लाइक ये हमारा न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर कवरिंग है इसमें ये ऐसे पोर्स बने हुए होते हैं। ये तो इनमें से, इन पोर्स के अंदर से जो भी गैसेस का एक्सचेंज है, जो भी कुछ न्यूक्लियस को चाहिए होता है साइटोप्लाज्म से, तो वो अंदर आ और जा सकते हैं। इसीलिए इनमें पोर्स बने हुए होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड स्ट्रक्चर शेप। अब जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि विजिबल होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर पेरेंट्स टू नेक्स्ट। और जो क्रोमोसोम्स हैं वही क्रोमोसोम्स होते हैं, वही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं जो भी हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कैरेक्टर्स आने होते हैं उनको लाने ले जाने का काम क्रोमोसोम्स करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस सेल के अंदर, जो कि क्रोमोसोम को कंटेन करता है। अब ये जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, वो होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होते हैं
क्रोमोसोम्स। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम्स बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंसिस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, यानी कि सेल्स के लिए जितने भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, और जो फंक्शन करने वाला जो भी मतलब कोई काम करता है, फंक्शन करते हैं, वो सेगमेंट होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर होते हैं। लाइक ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो यहाँ पर ये जो भी फंक्शनल यूनिट्स हैं इन्हें हम जीन कहते हैं, जो कि जितने भी जो भी पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लाने ले जाने का काम करते हैं, इन्हें हम जीन्स कहते हैं। इन सेल इज नॉट डिवाइड, अगर सेल डिवाइड नहीं होती तो डीएनए प्रेजेंट होता है वो वहीं रहता है, और जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेल के अंदर न्यूक्लियर में दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं, और धीरे धीरे दोनों के अंदर बराबर क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। लाइक 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से 23 दोनों सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से सेल डिवीज़न के अंदर भी क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। अब देखिए, हम देखते हैं ये एक सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब देखेंगे हम इस सेल का जब डिवीज़न होता है तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म या सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे डिवाइड होती है, और सबसे पहले इस न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है दो में। अब जैसे जैसे पास आती जाएगी धीरे धीरे यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये दो में डिवाइड हो जाती है सेल, और दो न्यू सेल्स बना देती है जिसमें अलग अलग न्यूक्लियस होता है। इस तरह से न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, और फिर जाके दो सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीज़न में। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उनमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस रहता है और वो पूरी तरह से अनडिफाइंड रहता है, मतलब कि पूरी तरह डिफाइंड भी नहीं रहता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और उसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म दोज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रोकैरियोटिक्स, और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है या फिर लैक होती है उसकी, उसे हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। पेज नंबर 62 के ऊपर हम लोग देख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, तो आप इस पर अंडरलाइन करेंगे, सच ऑर्गेनिज्म दोज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोट्स मीन कैरियन न्यूक्लियस, यानी कि जिनके पास प्राइमरी न्यूक्लियस होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब इसके अलावा ऑर्गेनिज्म विच सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ईकैरियोटिक। अब हम देखते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हम उन्हें यूकैरियोटिक्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन। अब जो यूनिसेल्युलर होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है या फिर न्यूक्लियस बहुत कम प्रेजेंट होता है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, यानी कि उनमें जो भी एक या दो सिंगल सेल तो होती है, उनमें एक या दो ऑर्गेनल्स होते हैं, वही उनके सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Many of function of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm, और बहुत ही कम पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, साइटोप्लाज्म के जो भी पार्ट्स होते हैं वही सारे के सारे फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं सेल के। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसल्स बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। अब हम इसमें एक डायग्राम देख पा रहे हैं फिगर 5.4 में प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम इसमें देख रहे हैं, ये देखिए इसमें जो न्यूक्लियोइड है वो विदाउट मेम्ब्रेन के है और ऐसे ही बीच में रखा हुआ है। इसमें सिर्फ सेल वॉल है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स हैं। केवल इतने से ही ये पार्ट्स होते हैं इसके अंदर जो सारे के सारे सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म लेते हैं। जैसे हमने देखा सेल है, सेल के अंदर जो भी ये लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें हम न्यूक्लियस को नहीं लेते हैं, न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जिनके बारे में हम आगे और अभी पढ़ेंगे। अब ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं वो केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन में लगे उससे बाउंड होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि डबल लेयर से बाउंड होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर ना तो न्यूक्लियर रीजन होता है और वो सिर्फ एक ही सेल से बाउंडेड रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और उनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, कोई एक मेम्ब्रेन से या फिर दो मेम्ब्रेन से। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं पेज नंबर 62 पर। और हमने देखा कि सेल वॉल जो कि प्लांट्स में होती है। हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 60, 61 और 62 को कवर अप कर लिया है। इसमें भी क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप्स ऑफ इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बताना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, यूकैरियोटिक में कैसा होता है, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने आज अपना चैप्टर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल इसके बारे में पढ़ा। तो आप प्लीज़ सब लोग अपने नोट्स बनाएं और जितना भी मैंने पढ़ाया उसे अपनी बुक से पढ़ें और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच।